Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel. So आज है हमारा इंट्रोडक्शन टू हिस्टोपैथोलॉजी पार्ट थर्ड. पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस करा था अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ स्पेसिमेन, मतलब हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर जब टिश्यू सैंपल आता है तो उसकी क्या क्या प्रोसेसिंग्स होती हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, वो हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस करा था. पार्ट सेकंड में हमने डिस्कस करा था अबाउट द ऑटोप्सी वर्सेस बायोप्सी. ऑटोप्सी क्या होता है, बायोप्सी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोप्सीज क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी इन द पार्ट सेकेंड. तो पार्ट फर्स्ट का और सेकेंड का लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. आज है हमारा पार्ट थर्ड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टेप्स ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फिक्सेशन, इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेशन, माइक्रोटोमी, स्टेनिंग एंड माउंटिंग. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी फिक्सेशन. सो फिक्सेशन वर्ड से आपको क्या समझ आ रहा है? सबसे पहले हम बात करते हैं बायोप्सी की. एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर टिश्यू सैंपल आता है और उस टिश्यू सैंपल की एग्जामिनेशन होती है. ठीक है, तो जो टिश्यू सैंपल आया है उस टिश्यू सैंपल को पेशेंट से कलेक्ट करने की प्रोसीजर क्या कहलाती है? बायोप्सी कहलाती है. वो जो टिश्यू सैंपल है वो बायोप्सी कहला रहा है. अब जो बायोप्सी सैंपल है उसको कलेक्ट करने के बाद तुरंत एक सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं, उसका नाम है फिक्सेटिव सॉल्यूशन. ठीक है, और उस फिक्सेटिव सॉल्यूशन एक कंटेनर लेते हैं, वो टिश्यू के सैंपल पे डिपेंड करता है. इमेजिन करिए एक पेशेंट है, उसको टिश्यू से रिलेटेड कुछ कंप्लेन है. ठीक है, आप उसकी टिश्यू की स्टडी करनी है तो आपने टिश्यू को कलेक्ट कर लिया. डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बायोप्सीज होती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. टिश्यू को कलेक्ट कर लिया. उस टिश्यू को हम कलेक्ट करने के बाद तुरंत किस में डालते हैं? कंटेनर लेते हैं. उस कंटेनर का साइज डिपेंड करता है कि टिश्यू कितना बड़ा है, क्या उसका साइज उस पर डिपेंड करता है साइज. कंटेनर लिया, उस कंटेनर में फिक्सेटिव सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर आपने टिश्यू सैंपल रख दिया और उस कंटेनर को फिर आपने फर्दर हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर भेज दिया उसके एग्जामिनेशन के लिए. तो अभी हम ये समझेंगे कि उस टिश्यू को उस फिक्सेटिव सॉल्यूशन के अंदर क्यों रखा जाता है और सबसे पहले उसी फिक्सेटिव सॉल्यूशन से क्यों ट्रीट किया जाता है. ठीक है, तो फिक्सेशन वर्ड से आपको कुछ हिंट लगा होगा कि फिक्सेशन का मतलब क्या है? फिक्स कर देना. क्या चीज फिक्स कर रहे हैं हम? जो हमने टिश्यू सैंपल कलेक्ट करा है, हम बेसिकली उसका एग्जामिनेशन करना चाह रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं कि उस टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा नहीं है, नॉर्मल है या नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ गई. उसका कंपोजिशन हम देखना चाह रहे हैं कि उसका कंपोजिशन नॉर्मल है या नहीं है, उसमें एबनॉर्मलिटीज तो नहीं आ गई. हम ये स्टडी करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर को और उसके कंपोजिशन को हमें एज इट इज प्रिजर्व करके रखना है, फिक्स करके रखना है. मतलब जो उसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन उस बॉडी के अंदर था, उस ह्यूमन बॉडी के अंदर था, वैसा का ही वैसा वो रहना चाहिए, तभी तो हम उसकी प्रॉपर या ट्रू डायग्नोसिस कर पाएंगे. अगर स्ट्रक्चर टिश्यू सैंपल रिमूव करने के बाद बिगड़ गया, कंपोजिशन रिमूव करने के बाद बिगड़ गया, तो डायग्नोसिस भी उसकी ट्रू नहीं हो पाएगी, फॉल्स डायग्नोसिस होगी. ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर को, उसके कंपोजिशन को प्रिजर्व करके रखने के लिए हम उस फिक्सेटिव सॉल्यूशन को यूज में लेते हैं. क्या उसका प्रिंसिपल होता है वो हम समझते हैं. तो फिक्सेशन क्या होता है? व्हेन अ टिश्यू इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, जब हम किसी टिश्यू सैंपल को बॉडी से रिमूव कर लेते हैं तो इट बिगिंस टू डिकम्पोज. वो डिकम्पोज, वो सड़ना स्टार्ट कर देता है, वो डीके करना, डिकम्पोज, डिके होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, खराब होने लग जाता है. सो टू प्रिजर्व द नेचुरल स्टेट, उसके नेचुरल स्टेट को प्रिजर्व करके रखना. नेचुरल का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जब मैंने ह्यूमन बॉडी से उसको कलेक्ट करा था वो मेरे लिए उसकी नेचुरल स्टेट थी, तो उसी नेचुरल स्टेट में उसको प्रिजर्व करने के लिए एज नियरली एज पॉसिबल, जितना हम कर सकें, द टिश्यू इज इमीडिएटली, से टिश्यू को इमीडिएटली कलेक्ट करने के इमीडिएटली बाद हम क्या करते हैं, उसको एक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जाता है. वो सॉल्यूशन कहलाता है फिक्सेटिव और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ द टिश्यू. ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेशन क्या है? आफ्टर टिश्यू इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, जब हम टिश्यू को बॉडी से रिमूव कर देते हैं, द टिश्यू विल स्टार्ट डिकेइंग ड्यू टू ऑटोलाइसिस. ऑटोलाइसिस होने लगता है, उस टिश्यू के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो उसी टिश्यू को खत्म करने लगते हैं. लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना, उसको ब्रेक डाउन करने लगते हैं. ऑटो मतलब खुद को ही, खुद के ही सैंपल के, सॉरी, उस टिश्यू के अंदर जो एंजाइम्स है, खुद के ही एंजाइम्स हुए, खुद ही के एंजाइम्स खुद ही के टिश्यू को लाइसिस कर रहे हैं, इससे हम उसको बोला ऑटोलाइसिस. और उसको लाइसिस करने के वजह से वो टिश्यू टाइम के साथ सड़ने लगता है, जैसे डेड बॉडी सड़ने लग जाती है ना, वो इसी वजह से होता है. ठीक है, सो सर्टेन एंजाइम्स आर रेस्पॉन्सिबल, उसको डिके करने के लिए कुछ एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स. प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन के बने हुए हैं और लाइसिस कर रहे हैं, इसलिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स. तो अगर मैं इन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को रोक दूं
तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, लाइसिस नहीं कर पाएंगे। लाइसिस नहीं कर पाएंगे तो टिश्यू डिकम्पोज नहीं होगा। टिश्यू डिकम्पोज नहीं होगा तो हम उसको नेचुरल स्टेट में प्रिजर्व कर पाएंगे। यही फिक्सेटिव का काम होता है, उस एंजाइम्स को डीएक्टिवेट कर देना जो उसको डिके कर रहे हैं, जो उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, कौन से एंजाइम्स हैं वो, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। To prevent decaying of tissue, these enzymes should be deactivate या denature। अगर हमें टिश्यू को डीके करने से, डिकम्पोज होने से बचाना है तो इन एंजाइम्स को हमें क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा या डीनेचर करना पड़ेगा। ठीक है, सो फिक्सेटिव विल डीएक्टिवेट, डीनेचर करता है इन एंजाइम्स को दो प्रिंसिपल के थ्रू। पहला प्रिंसिपल है बाय फॉर्मिंग क्रॉस लिंक बिटवीन दीज प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स के बीच में क्रॉस लिंक्स बॉन्ड्स बना के क्या करता है, उसको डीएक्टिवेट करता है प्रोटीन्स को, या फिर प्रोटीन का कोएगुलेशन कर देता है, उससे भी प्रोटीन्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इसको भी हम फर्दर जब फिक्सेशन पढ़ेंगे तब हम फर्दर देखेंगे कि कैसे बेसिकली क्रॉस लिंकिंग होता है, कोएगुलेशन होता है। इतनी डिटेल में भी हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक सुपरफिशियल डिस्कशन है। जब हम फिक्सेशन को डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे तब हम इस प्रिंसिपल को भी समझेंगे। सो यहाँ पे अभी हमें समझना है कि यहाँ पे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को डीएक्टिवेट करा जा रहा है किस किस के थ्रू, उनके बीच में क्रॉस लिंक्स बना के या फिर उनका कोएगुलेट करके। ठीक है, और प्रोटीन्स को हमने डीके कर दिया, अब वो डीएक्टिवेट हो गए, अब वो ऑटोलाइसिस नहीं करेंगे तो हमारा टिश्यू डिकम्पोज नहीं होगा और नेचुरल स्टेट में हम उसको प्रिजर्व कर पाएंगे। और इसी ये जो क्रॉस लिंक हो जाता है ना, प्रोटीन्स के बीच में क्रॉस लिंक और कोएगुलेशन हो जाता है, इसी वजह से जो सेमी फ्लूइड स्टेट है टिश्यू की, जब उसको कलेक्ट करा तो वो सेमी फ्लूइड स्टेट में था। अब सेमी फ्लूइड स्टेट में रहेगा, मैं टिश्यू की इजीली टिश्यू कटिंग नहीं कर पाती, जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब में हमें आगे फर्दर करनी है, तो टिश्यूज की कटिंग नहीं हो पाती है। इसलिए क्रॉस लिंकिंग कोएगुलेशन होने की वजह से जो सेमी फ्लूइड स्टेट है टिश्यूज की, वो सेमी सॉलिड हो जाती है, जिससे the tissues to be easier for cutting into the tissue section। तो अब जो पहले सेमी फ्लूइड था तो उसकी इजीली आप कट नहीं कर पाओगे, अब वो थोड़ा सेमी सॉलिड हो गया है। ठीक है, थोड़ा स्पॉन्जी सा हो गया है, अब आप उसकी इजीली सेक्शंस कटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ फिक्सेशन और फिक्सेटिव सॉल्यूशन। सेकंड, सबसे पहले बायोप्सी आया था, सेकंड पार्ट जो हमने डिस्कस करा, टिश्यू कलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने उसका फिक्सेशन कर दिया, उसको उसकी स्टेट में प्रिजर्व करके रख लिया। अब सेकंड स्टेप पे, या बोल सकते हैं हम थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन वर्ड को कैच करिए, यहाँ पे डिहाइड्रेशन वर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करा जा रहा है, हाइड्रेशन को हटाया जा रहा है। ठीक है, वाटर को हटाया जा रहा है। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि फाइनली हम आगे देखेंगे प्रोसीजर्स में, पार्ट फर्स्ट में भी हमने डिस्कस करा था कि फाइनली हमें टिश्यू सेक्शंस में क्या डालनी होती है, वैक्स डालनी होती है। ठीक है, पैराफिन वैक्स एग्जांपल के लिए वैक्स डालनी होती है, और हमें पता है कि जो वैक्स जैसी चीजें होती है, जो लिपिड जैसी चीजें होती है, वो वाटर के साथ घुल नहीं पाती, बॉन्ड नहीं बना पाती। तो अगर टिश्यू के अंदर वाटर कंटेंट रहेगा और बाद में आप वैक्स डालोगे तो वो वैक्स अच्छे से टिश्यूज के साथ बाउंड नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो पहले मुझे इस टिश्यू में से उस वाटर को रिमूव करना होगा, तो डिहाइड्रेशन करना होगा। सो डिहाइड्रेशन हम क्यों करते हैं, as water is immiscible with wax, उसके साथ बॉन्ड नहीं बना पाता है वाटर वैक्स के साथ, therefore to infiltrate the tissue with wax, इसलिए अगर आपको टिश्यू को वैक्स के साथ बॉन्ड बनवाना है तो आपको नेसेसरी है कि आप वाटर को वहां से रिमूव करें। अब वाटर को रिमूव कैसे करेंगे, कि आपके पास जो टिश्यू सैंपल है उसको आपको अल्कोहल से ट्रीट कराना होगा, और वो जो अल्कोहल है वो इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो आपने अल्कोहल लिया है उसमें जो अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन 70%, उस टिश्यू को उसमें डिप करा, फिर 80% में डिप करा, फिर 90%, फिर 100% में, इस तरीके से इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन में अगर आप उसको डिप करते जाओगे टिश्यू को, तो आपका टिश्यू जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, वाटर उससे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे 50% अल्कोहल, ये बीकर्स हैं सारे अलग अलग। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, फिक्सेशन कर दिया, उसके बाद डिहाइड्रेट कर रहे हो, तो आपने इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन में पहले 50, फिर 70, फिर 90, फिर 100, तो आपने इस तरीके से इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन में अल्कोहल को यूज में लिया है, राइट। दिस इज डिहाइड्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा क्लियरिंग। क्लियरिंग वर्ड आपको क्या बता रहा है, कि आपको यहाँ पे कोई ना कोई चीज आप क्लियर कर रहे हो, टिश्यू से क्लियर कर रहे हो उसको, जैसे हम टेबल क्लियर कर देते हैं वहां से रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे भी हम किसी चीज को क्लियर कर रहे हैं। किस चीज को, डिहाइड्रेटिंग एजेंट को। क्लियरिंग से जस्ट पहला स्टेप क्या था आपका, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किसने करा, अल्कोहल ने करा। अब उस टिश्यू के पास क्या लगा हुआ है, उसने वाटर तो हटा दिया लेकिन खुद तो वही लगा हुआ है अभी वो अल्कोहल, तो मुझे उस डिहाइड्रेटिंग एजेंट को, उस अल्कोहल को भी वहां से रिमूव करना है, तो मैं क्या लेकर आई, क्लियरिंग एजेंट लेकर आई। वो क्या करेगा, उस डिहाइड्रेटिंग एजेंट को या उस अल्कोहल को रिमूव कर देगा। ठीक है, सो क्लियरिंग इज नीडेड टू क्लियर द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जाइलिन जो मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है वो जाइलिन एक क्लियरिंग एजेंट जो रिमूव करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट को फ्रॉम द टिश्यू एंड रिप्लेस देम बाय
पैराफिन वैक्स, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्लियरिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक ज़ाइलीन को यूज में ले रहे हैं जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट को टिश्यू से रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे देखिए ज़ाइलीन के 3 डिप्स हैं, तो आगे के बीकर्स में आपको ज़ाइलीन नजर आ रहा है, तो इन तीनों बीकर्स के अंदर ज़ाइलीन है। एक बार ज़ाइलीन में डिप करा, फिर ज़ाइलीन में डिप करा, फिर ज़ाइलीन में डिप करा, तो इससे क्या हुआ, आपका जो अल्कोहल था, जो आगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपके टिश्यू से लगा हुआ था, वो भी क्या हो गया, क्लियर हो गया वहां से। नेक्स्ट स्टेप आता है मेरा इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेशन, ठीक है। तो यहां तक हम समझ चुके हैं। अब क्या होगा इनफिल्ट्रेशन के अंदर, आपको बेसिकली क्या करनी है, पैराफिन वैक्स डालनी है, ठीक है। पैराफिन वैक्स आपका मेन टारगेट क्या है यहाँ पे, कि जो आपका टिश्यू है ना, जो आप अलग करके लाए, उसको प्रिजर्व करना, उसको चारों तरफ एक पैराफिन से चारों तरफ घेर देना उसको, ठीक है। फिर चारों तरफ उसके पैराफिन आ जानी चाहिए, पैराफिन वैक्स, सॉरी वैक्स आ जानी चाहिए, एग्जाम्पल पैराफिन। तो चारों तरफ उसके वैक्स आ जानी चाहिए, जिससे मैं इजीली उसको क्या कर सकूं, कट कर सकूं बाद में, वो आगे का हमारे स्टेप है। तो अभी मेरा दिमाग में क्या है कि पैराफिन वैक्स से वो घिरा रहना चाहिए टिश्यू, ठीक है। तो अब क्या करोगे, डिहाइड्रेट करके रख लिया, हमने प्रिपेयर कर लिया टिश्यू को, अब हम उसको प्रॉपर वैक्स के साथ ट्रीट कराएंगे, ठीक है। तो इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट पहला स्टेप क्या था, मैंने क्लीयरिंग एजेंट डाला था ज़ाइलीन, अब मुझे उस ज़ाइलीन की भी जरूरत नहीं है, मुझे उसको हटाना है, तो मैं क्या डालूंगी, उस ज़ाइलीन को हटाने को हम क्या बोलेंगे, इनफिल्ट्रेशन। कि उस ज़ाइलीन को वहां से रिमूव कर दो टिश्यू से, उसको बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन। अब ज़ाइलीन वहां से रिमूव हो गया, अब जो आपका टिश्यू है उसमें कुछ कुछ कैविटीज होंगी, कुछ कुछ गैप होंगे, एक फ्लैट टिश्यू तो होगा नहीं, है ना, कुछ कुछ गैप्स होंगे। तो उस गैप के अंदर तक अगर मुझे पैराफिन वैक्स को डालना है, उस वैक्स को उस गैप्स कैविटीज के अंदर डालना है, अच्छे से उसको फिल कर देना है, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रेग्नेशन। तो इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन टुगेदर दोनों प्रोसेस में क्या होता है, ज़ाइलीन को रिमूव करा जाता है, और जो आपकी वैक्स आप यूज में ले रहे हो, मोल्टन वैक्स, पिघली हुई वैक्स होती है, वो मोल्टन होती है, तो मोल्टन वैक्स को आप क्या कर रहे हो, उसकी जो कैविटीज है उसके अंदर फिल कर रहे हो। तो इन दोनों प्रोसेस को मिला के हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेशन, ठीक है। और दोनों ही स्टेप्स हैं, इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन में मोल्टन वैक्स को ही काम में लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपने ज़ाइलीन तक ट्रीट कर लिया था क्लियरिंग एजेंट से, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेशन करेंगे। तो हमने क्या करा, 3 चेंजेस दिए पैराफिन वैक्स के, जिससे क्या हो गया, इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन हो गया। फाइनली उस जो टिश्यू की कैविटीज में भी मुझे क्या मिल गई, मोल्टन वैक्स भरी हुई मिल गई। सो इनफिल्ट्रेशन इम्प्रेग्नेशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग क्लियरिंग एजेंट, रिप्लेस कर दिया क्लियरिंग एजेंट को, वहां से हटा दिया, मतलब ज़ाइलीन को हटा दिया फ्रॉम द टिश्यू, एंड फिलिंग ऑफ टिश्यू कैविटीज, और टिश्यू की कैविटीज के अंदर जो फिलिंग है, जो कैविटीज है, उसको फिल कर दिया by a substance that provide rigidity to the tissue to make thin sections। ऐसे सब्सटेंस है जो हमें वहां पे कहते हैं रिजिडिटी, थोड़ा ठोस बना रहा है टिश्यूज को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या, जैसे एग्जांपल के लिए पैराफिन वैक्स यूज में ली जाती है। इन दिस स्टेप द टिश्यू इज ट्रीटेड विद मोल्टन वैक्स। दोनों ही स्टेप के अंदर टिश्यू किससे ट्रीट किया जाता है, मोल्टन वैक्स से ट्रीट किया जाता है। उसके बाद हमारी प्रोसेस आती है इम्बेडिंग। इम्बेडिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, वो टिश्यू आपका प्रिपेयर हो गया, उसकी कैविटीज भी भर गई, अब मुझे उसको चारों तरफ से घेर देना है, कि चारों तरफ उसके वैक्स आ जानी चाहिए, ठीक है। तो चारों तरफ से वैक्स लाने के लिए मुझे पहले तो एक कंटेनर चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम यूज में लेते हैं मोल्ड्स। इस तरीके अलग अलग शेप के मोल्ड्स आते हैं, डिपेंड, मतलब शेप, उस मोल्ड की शेप किस पर डिपेंड करती है, उस टिश्यू की शेप कैसी है उस पर डिपेंड करती है, अलग टाइप के अलग अलग साइज के मोल्ड्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो मोल्ड हमने ले लिया, उसमें हम क्या करेंगे, नीचे की सरफेस पे पहले जो मोल्टन पैराफिन वैक्स है उसको भर लेंगे। देखो आपको डायग्राम में दिखाते हैं, ये नजर आ रहा है, ये मोल्ड है आपका, ठीक है। तो इस मोल्ड में आपने क्या भर लिया, यहाँ से आ रहा है, ऊपर से मशीन है ये, ठीक है, उससे आपको मोल्टन वैक्स मिल रही है। तो उस मोल्ड को मैंने मोल्टन वैक्स से भर लिया, एक लेयर बना ली, उसके बाद में उसमें एक टिश्यू को रखूंगी, ठीक है। उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन से रखा जाता है। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, कि जो सेक्शन टिश्यू का जो पार्ट मुझे देखना है, उस पार्ट को मैं जो जो बॉटम वाला एरिया है, मोल्ड का जो बॉटम वाला एरिया है, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से रखा जाएगा, कि जिससे हम उसको कट करें ना, तो हमें वही प्रॉपर सेक्शन मिले, ठीक है। तो उसको हम प्रॉपरली ओरिएंट करके रखेंगे। जब हम मेडिंग डिटेल में पढ़ेंगे तब ओरिएंटेशंस भी डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर एक ओरिएंटेशन के अंदर हम उसको रखेंगे, उस पीस ऑफ टिश्यू को। उसके बाद हम उसको हल्का सा प्रेशराइज कर देंगे, जिससे वो नीचे तक बैठ जाए, और उसको फिर वापस हम मोल्टन वैक्स से भर देंगे, और आपका पूरा मोल्ड जो होगा, वो पहले तो पैराफिन वैक्स, मतलब वैक्स, उसके बाद टिश्यू, उसके ऊपर फिर वैक्स, वो पूरा उससे घिर जाएगा आपका टिश्यू, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है एम्बेडिंग का। सो देखिए आपको डायग्राम में और अच्छे समझ आएगा। ये हमारा टिश्यू ट्रैक सिस्टम है, मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। उसमें हमने टिश्यू को पहले रिमूव कर लिया, यहाँ पे जो वहाँ पर टिश्यू आया था उसको हमने रिमूव कर लिया, पूरा इसका ट्रीटमेंट हो चुका था, मतलब उसका फिक्सेशन हो चुका है, फिर इसका डिहाइड्रेशन हो चुका है, क्लियरिंग हो चुकी है, इनफिल्ट्रेशन इम्प्रेग्नेशन हो चुकी है, पूरा प्रिपेयर हो चुका है। अब हम फाइनल इसकी इम्बेडिंग कर रहे हैं। तो इस टिश्यू को हमने रिमूव कर लिया, उसके बाद हमने मोल्ड में क्या भरी, मोल्टन वैक्स भरी, उसके बाद मैंने टिश्यू को फोर्सेप की हेल्प से वहां रखा।
उसके बाद मैंने उस पर हल्का सा प्रेशर लगाया, उसको बॉटम की तरफ नीचे रख दिया। उसके ऊपर हम एक प्लास्टिक की रिंग लगा देते हैं, प्लास्टिक का कवर होता है बेसिकली, उसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह हम लिख देते हैं पेशेंट का, उस टिश्यू का। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब ये मोल्टन थी ना, मेल्टेड थी ये पैराफिन वैक्स, अब मुझे इसको सॉलिडिफाई करना है, तभी तो मुझे एक सॉलिड रिजिडिटी मिलेगी उस टिश्यू के अंदर। तो हम क्या करते हैं, मोल्ट को, जब मेल्टेड थी पहले तो हाई टेम्परेचर में मेल्टेड थी, अब उसको आपको क्या करना है, सॉलिडिफाई करना है, तो आपको लो टेम्परेचर चाहिए। तो एक ना एक आइस की ट्रे होती है, देखो ये नजर आ रही है, ये आइस की ट्रे है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, वो सारे मॉल्ट्स को बिछा देते हैं, जिससे वो सॉलिडिफाई हो जाता है कूल टेम्परेचर पे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे आपने पहले मोल्ड के अंदर मोल्टन पैराफिन वैक्स भर ली, उसके बाद आपने टिश्यू लगा दिया, उसके बाद आपको इस तरीके से वो मिल जाता है पूरा, मतलब आप जब उसको अच्छे से कूल कर लोगे ना आइस ट्रे के ऊपर, तो आपको इस तरीके से वो आपको पैराफिन ब्लॉक मिल जाता है जिसके अंदर टिश्यू होता है, ठीक है, टिश्यू ब्लॉक्स बोलते हैं हम इसको। अब हम फाइनली करेंगे माइक्रोटोमी, ठीक है, माइक्रोटोमी मतलब उसकी सेक्शनल कटिंग करोगे। डायग्राम समझते हैं, सबसे पहले हमने क्या करा, उसको सॉलिडिफाई कर लिया ट्रे पे रख के। अब हम क्या करेंगे, एक माइक्रोटोम, जो माइक्रोटोमी होती है, बेसिकली माइक्रोटोमी का क्या काम होता है, वो जो टिश्यू है उसको थिन टिश्यू सेक्शंस में कट करना, ठीक है। तो थिन टिश्यू सेक्शंस में कट करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, माइक्रोटोम यूज में लेते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोटोम होता है, जैसे यहाँ पे रोटेटरी माइक्रोटोम है। यहाँ पे आप क्या करोगे, टिश्यू होल्डर होता है, आपने वो ले लिया, आपने अभी उसको सॉलिडिफाई कर लिया। अब आपने उसको क्या करा, उस टिश्यू को, उस जो आपका टिश्यू होल्डर है वहां पे आपने उसको अच्छे से एडजस्ट कर दिया। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे क्या होती है, नाइफ होती है, और यहाँ पे आपका हैंडल होता है आपके हाथ में। तो आप उस हैंडल को रोटेट करते जाते हो, रोटेट से क्या होता है, वो नाइफ ऊपर चलता जाएगा आपके इस तरीके के मोशन से, ठीक है। नाइफ नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या होगा, जब नाइफ और आप वो जो है ना आगे की तरफ आता जाएगा आपका, सॉरी नाइफ वहीं पे रहेगा, आपका जो जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ आता जाएगा, वहां पे टिश्यू की कटिंग होती जाएगी, राइट। तो आप क्या कर लोगे, टिश्यू की कटिंग करते जाओगे, आपको ना इस तरीके के टिश्यू के रिबन्स मिलेंगे, बहुत पतले पतले से टिश्यू के सेक्शन रिबन की तरह नजर आएगा आपको, ठीक है, नजर आ रहे हैं आपको रिबन्स, इस तरीके के रिबन्स नजर आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, रिबन्स मुझे मिल गए, अब साइड में मेरे पास क्या होती है, वाटर बाथ होती है। उस वाटर बाथ का टेम्परेचर हम लगभग 60 डिग्री के आसपास रखते हैं। वाटर बाथ का बेसिकली टेम्परेचर हाई रखते हैं, जिससे क्या होता है, मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर रखते हैं, जो भी आप वैक्स काम में ले रहे हो उसको मेल्टिंग टेम्परेचर रखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जो आपने सेक्शंस लिए हैं इसके चारों तरफ क्या है, अभी भी मेल्टेड वैक्स लगी हुई है, सॉरी वो वैक्स लगी हुई है, उस वैक्स को मुझे वहां से रिमूव करना है, क्योंकि वैक्स का काम ही क्या था, एक सॉलिडिफाई करना उस टिश्यू को, सेक्शन कटिंग इजीली हो जाना। सेक्शन कटिंग हो गई, मेरी टिश्यूज मुझे मिल गए थिन थिन सेक्शंस में। अब उस वैक्स का कोई काम नहीं है, तो उस वैक्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पूरा आपको रिबन लाइक स्ट्रक्चर मिला है ना, ये पूरी जो रिबन मिली है, इसको आप एज इट इज बहुत डेलिकेटली आपको है ना वहां रखना होता है वाटर बाथ के अंदर, ठीक है। वाटर बाथ का जो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, जो वैक्स है वहां पे पिघल जाती है और हट जाती है, टिश्यू सेक्शन रह जाते हैं। इस तरीके से ना आपको फ्लोट करते हुए नजर आएंगे, ये टिश्यू सेक्शन नजर आ रहा है इसके अंदर डायग्राम के अंदर, इस तरीके से फ्लोट करते हुए नजर आएंगे। फिर आप क्या करेंगे, स्लाइड लेंगे, उसकी लेबलिंग पहले से कर रखी है आपने, और स्लाइड को इस तरीके से वाटर बाथ के अंदर डाल के उस टिश्यू सेक्शन को स्लाइड पे ले लोगे, और जो एक्स्ट्रा पैराफिन वैक्स है वहां से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसको प्रैक्टिकली किया जाता है माइक्रोटोमी को। सो माइक्रोटोमी हम क्या करते हैं, थिन सेक्शंस बनाते हैं ऑफ द टिश्यूज आर कट बाय यूजिंग इक्विपमेंट कॉल्ड माइक्रोटोम, माइक्रोटोम को यूज में लेके। दिस इज परफॉर्म व्हेन द पैराफिन इज सॉलिडिफाइड, इसको परफॉर्म कब करते हैं, जब पैराफिन को सॉलिडिफाई कर देते हैं उसके बाद, ठीक है। आर रेडी इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, अब वो ब्लॉक्स बन गए हैं आपके। दीज थिन सेक्शंस आर देन प्रिपेयर्ड फॉर स्टेनिंग, और उनको स्टेनिंग के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अब थिन सेक्शन आपका स्लाइड पे आ गया, अब आप उसकी स्टेनिंग के लिए प्रिपरेशन करोगे। प्रिपरेशन के भी कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे अब वो स्लाइड पे आ चुका है, अब स्लाइड पे अभी भी क्या है, प्रॉपर टिश्यू नहीं है, कहीं कहीं अभी भी वैक्स है, ठीक है। अब मैं बहुत ज्यादा देर उसको वाटर बाथ में नहीं रख सकती थी रिबन को, वरना टिश्यू भी डैमेज हो सकता था, राइट। तो हम क्या करेंगे, लेकिन अभी भी उसमें वैक्स भी है, तो मुझे वैक्स को भी रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, स्लाइड्स को कुछ देर के लिए हॉट एयर ओवन के अंदर रख दिया जाएगा। हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर फिक्स किया जाएगा, और उस टेम्परेचर पे जो बाकी बची हुई वैक्स है उसको भी क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप डी वैक्सिंग करेंगे। डी वैक्सिंग मतलब मेल्टिंग करेंगे हम वैक्स का, वैक्स को वहां से रिमूव करेंगे बाय पुटिंग द स्लाइड्स इन हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन के अंदर रख के हम उसको डी वैक्स कर देंगे। उसके बाद वहां से डी वैक्स हो गई, मतलब वहां से पिघल के हट तो गई है, लेकिन है तो अभी भी स्लाइड्स पे कुछ वैक्स है ना, पिघल के नीचे तो ना गिर गई स्लाइड से, है तो अभी भी वहीं पे। तो हम क्या करेंगे, उसको वहां से हटाने के लिए, जो स्लाइड्स पे साइड में जो हो गई है वैक्स, उसको हटाने के लिए हम उसको जाइलीन से, मतलब क्लियरिंग एजेंट से मतलब उसको ट्रीट कराएंगे। तो हम रिमूव करेंगे
द स्लाइड्स आर ट्रीटेड विद जाइलिन, मतलब जाइलिन से रिमूव करा देंगे हम उस वैक्स को, मतलब स्लाइड्स को कहाँ डिप कर दिया जाएगा, जाइलिन के अंदर डिप कर दिया जाएगा, जिससे वो जो एक्स्ट्रा वैक्स है वो सब रिमूव हो जाए। उसके बाद हमने क्या करा था, पहले डिहाइड्रेशन का, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीहाइड्रेशन करेंगे टिश्यू सेक्शन का। डिहाइड्रेशन में हमने अल्कोहल का इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन रखा था। रीहाइड्रेशन के लिए वापस अगर आपको हाइड्रेट करना है टिश्यू को, क्योंकि उससे प्रॉपर स्टेनिंग हो पाती है, तो अगर आपको वापस रीहाइड्रेट करना है तो आप क्या करोगे, पहले इंक्रीजिंग रखा था तो आप डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन रखोगे, ठीक है। सो द रीहाइड्रेशन ऑफ द टिश्यू करेंगे, द सेक्शंस आर रीहाइड्रेटेड विद अल्कोहल इन डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन से। उसके बाद हम स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग डिपेंड करती है आपको किस टाइप का एग्जामिनेशन करना है, कौन सा आपको टेस्ट लगाना है, तो उस पर डिपेंड करता है। द रीहाइड्रेटेड सेक्शंस को हम देन स्टेन करेंगे बाय द एप्रोप्रिएट स्टेनिंग टेक्निक। और उसके बाद फाइनली आता है हमारा माउंटिंग। माउंटिंग से बेसिकली हमारी जो स्टेन स्लाइड है, बहुत लंबी प्रोसीजर होती है हिस्टोपैथोलॉजी की, तो हम बार बार क्या नहीं कर सकते, इस तरीके के स्टेन, मतलब इस तरीके की हम स्लाइड्स नहीं बना सकते, तो हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो हम प्रिजर्वेशन के लिए जो प्रिजर्व करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, माउंटिंग। तो माउंटिंग क्या होती है, स्टेन सेक्शंस को माउंट कर दिया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। इसके अंदर माउंटिंग मीडियाज को यूज में लेते हैं, जैसे मोस्ट कॉमनली डीपीएक्स सॉल्यूशन यूज में लिया जाता है। तो कैसे करते हैं प्रोसीजर, पुट ए ड्रॉप ऑफ माउंटिंग मीडियम ऑन द स्टेन टिश्यू सेक्शन एंड प्लेसिंग अ कवर स्लिप ऑन द माउंटिंग मीडियम। सिंपल होता है, स्लाइड है, उसके ऊपर आपने जो स्टेन आपका स्टेन सेक्शन है नीचे, आपने उसके ऊपर एक माउंटिंग मीडियम की एक ड्रॉप डाल दी, फिर कवर स्लिप से उसको कवर कर दिया और उसको प्रिजर्व करके रख लिया, ठीक है। सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। आई होप आपको ये इजीली टॉपिक समझ आया होगा, एक फ्लो समझ आ गया होगा हिस्टोपैथोलॉजी का। मैंने कोशिश करी कि आपको डायग्राम से और इजीली समझा सकूं। So if you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.